दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की है जो कि हर गेम में नंबर 1 था, फिजिकल में नंबर 1 था, बाइक चलाने में नंबर 1 था। लेकिन उसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दोनों पैर बेकार हो जाता है। अब वो व्हील चेयर पर आ गया था, दोनों पैर किसी काम के नहीं रहे थे और मजबूरी बस वो एक ज्वेलरी शॉप में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसे रख लिया जाता है। लेकिन जो वहाँ की मैनेजर थी वो और सारे स्टाफ उसे एक मनोरंजन की दृष्टि से देखते थे और उसका हर समय मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों, मैनेजर सीसीटीवी में कुछ ऐसा देखती है और उसके साथ ऐसा कुछ होता है दोस्तों कि उस लड़के की भी ज़िंदगी बदल जाती है और वो मैनेजर उसका भी जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। दोस्तों, एक कहानी मुंबई कांदिवली ईस्ट की है। वहाँ एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, मदर इस्माइल डिग्री कॉलेज। वहाँ एक गेम टीचर थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का पत्नी का देहांत हो चुका था और उनका बेटा उनके साथ रहता था। जब जोरावर सिंह गेम टीचर थे तो स्वाभाविक है उसका बेटा भी हर गेम में नंबर 1 अव्वल होगा। उनके बेटे का नाम था करण सिंह, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, मदर इस्माइल डिग्री कॉलेज में। यूँ समझिए कॉलेज का हीरो था, हर गेम में नंबर 1। और बाइक तो ऐसे चलाता था दोस्तों कि पूछिए ही मत। जब वो बाइक लेकर निकलता था और ठंडी ठंडी हवा के झोंके जब उसे चेहरे से टकराती थी तो उसे लगता था कि वो दुनिया पर राज कर रहा हो। उसे अपने हाथों की मजबूती और पैरों की मजबूती पर बहुत भरोसा था। वो बाइक को बिना स्टैंड के ही अपने पैरों के सहारे यूँ टर्न कर लेता था। बाइक पर तरह तरह के करतब किया करता था और गेम में भी तरह तरह के करतब किया करता था। इससे उसके कॉलेज के सारे लड़का और लड़की काफ़ी इंप्रेस थे। वो कॉलेज का हीरो बन चुका था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। दोस्तों, एक दिन वो बाइक राइडिंग के दौरान उसे एक ट्रक से भिड़ हो जाता है और ट्रक उसके बाइक को रोनती हुई निकल जाती है और बाइक के साथ साथ इस चपेटे में उसका पैर भी आ जाता है, वो भी दोनों पैर। अब उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर मशक्कत करके उसकी जान तो बचा लेते हैं लेकिन उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। जब उसे होश आती है और जब वो सुनता है कि उसके दोनों पैर बेकार हो चुके हैं ज़िंदगी भर के लिए, तो वो काफ़ी फूट फूट के रोता है। उसके पिता जोरावर सिंह उसे काफ़ी हौसला, काफ़ी हिम्मत देते हैं क्योंकि वो गेम टीचर थे। उनके अंदर हौसला कूट कूट के भरा हुआ था। अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा, किसी चीज़ से इतना निरुत्तर नहीं होना चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए और भगवान के फैसले का सम्मान करना चाहिए। ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसमें हमारा कोई बस नहीं है। इस तसल्ली भरी बात से करण सिंह को हौसला तो मिलता है, लेकिन जो बीतता नहीं इसके ऊपर दोस्तों वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी। वही करण सिंह था जो कि हर गेम फराटेदार खेलता था, बाइक फराटेदार चलाता था, अपने पैरों की मजबूती पर उसे भरोसा था। और आज वही करण सिंह बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए भी वो मोहताज था व्हील चेयर का। ट्रक वाले की तरफ से उसे मुआवजा मिलता है और सरकार की तरफ से उसे एक 3 पहिया स्कूटर मिल जाती है। अब करण सिंह कहीं भी जाता था तो वो स्कूटर के सहारे ही जाता था और घर में व्हील चेयर के सहारे अपना काम किया करता था। एक दिन उसके पिता जोरावर सिंह बोलते हैं कि बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? मैं कब तक रहूँगा तेरा सहारा? जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो तेरा क्या होगा? तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें कुछ करना चाहिए। करण सिंह बोलता है, पापा, मैं तो बाथरूम जाने के लिए भी सहारे का मोहताज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जोरावर सिंह बोलते, नहीं, तुम्हें अपने अंदर मजबूती लानी होगी, तुम्हें कुछ कर दिखाना होगा। दुनिया बहुत सारे ऐसे उदाहरण से भरे पड़े हैं जिसने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं करती है। तुम्हें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों, करण अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर से सोचने लगता है कि बिना पैर का वो क्या कर सकता है। तभी दोस्तों अखबार में वो पढ़ता है एक ज्वेलरी शॉप, वहाँ एक लड़के की ज़रूरत है, साफ सफाई, पुराने गहने को चमकाने के लिए या उसे ड्रेसिंग से रखने के लिए एक लड़का चाहिए। दोस्तों, करण इस वैकेंसी को भर देता है। उसके बाद 2 दिन बाद उसके पास कॉल आता है। उस ज्वेलरी शॉप के मालिक थे धनुष बानखेड़े। धनुष बानखेड़े का फ़ोन आता है और उसे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। करण अपने 3 पहिया स्कूटर पर जाता है। जब ज्वेलरी शॉप के मालिक धनुष बानखेड़े उसको देखते हैं कि वो अपाहिज है, पूछते तुम कैसे काम कर पाओगे? करण बोलता, सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं सारा काम कर लेता हूँ। ज्वेलरी शॉप के मालिक धनुष बानखेड़े कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ की मैनेजर थी खुशी वर्मा, उसको ये बिल्कुल रास नहीं आता है। ये विकलांग व्यक्ति को देखकर वो नाक मुँह सिकोड़ने लगती है और वो बोलती है, हमारा ज्वेलरी शॉप बहुत ही मॉडर्न है, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे देखकर हमारे ग्राहकों पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन धनुष बानखेड़े बोलते, नहीं, इसे एक मौका देना चाहिए और उसे काम पर रख लिया जाता है। दोस्तों, ये काम नहीं था, उसके लिए अग्नि परीक्षा थी और करण को ये साबित करना था कि वो अग्नि परीक्षा में सफल हो जाएगा।
दोस्तों अब ज्वेलरी शॉप में करण अपने 3 पहिया स्कूटर से आता था। उसकी आगे की ज़िंदगी उसके व्हील चेयर पर गुजरती थी और व्हील चेयर के सहारे वो सारा काम करता था। दोस्तों काम हुआ था कि जो भी अलमीरा था उसे साफ़ सफाई करना था, धूल झाड़ने थे, जो भी गहने के ऊपर परत पड़ी थी धूल की उसे साफ़ करने थे, और स्टोर रूम में जो नए नए गहने आ रहे थे, नए नए ज्वेलरी आ रहे थे, उसे सजा के रखना था। और जैसे ही शोकेस में कोई जगह खाली होती थी वहाँ जाकर लगाना था। करण दोस्तों ना चाहते हुए भी एक काम दिल से करने लगा। उसके सामने बहुत उलझने आती थी, बहुत मुश्किलें आती थी, बड़े बड़े अलमीरा, भारी भारी बॉक्स, लेकिन करण हिम्मत नहीं हारते हुए कैसे भी कैसे अपना काम बखूबी कर रहा था, क्योंकि उसे साबित करना था कि वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसकी उलट जो वहाँ की मैनेजर थी खुशी वर्मा, बिल्कुल उसके काम से खुश नहीं रहती थी और हर समय उसे काम में कोई न कोई कमी निकालती थी और उसे डांटती थी। जब वो डांटती थी तो वहाँ के सारे स्टाफ हंसा करते थे, यानी कि करण इंसान ना हो, एक जोकर हो। उस ज्वेलरी शॉप में करण एक मनोरंजन का साधन बन गया था। जैसे लगता था कि काम नहीं, उसे मनोरंजन के लिए उस शॉप में रखा गया है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वहाँ के जो मालिक थे धनुष बानखेड़े, वो तो हर समय ज्वेलरी शॉप में रहते नहीं थे, लेकिन वहाँ मैनेजर जो थी खुशी वर्मा, वो हमेशा रहती थी और हर समय वो उसे बेइज्जत किया करती थी। करण खून का घुट पी के रह जाता था, क्योंकि जानता था ये नौकरी अगर हाथ से निकल गई तो कोई और नौकरी मिलेगी भी नहीं, और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा था। लेकिन खुशी वर्मा जो वहाँ की मैनेजर थी उसे निकालने का नए नए पैतरा ढूंढते रहती थी, लेकिन करण उसे कभी मौका देता नहीं था। और जो भी पैतरा आजमाती थी करण नंबर 1 आता था। दोस्तों एक दिन खुशी ने अंदर गोदाम के लॉकर में एक नोटों का गद्दी रख देती है। 500 नोट थे, कुल 100 थे, यानी कि 50,000 रुपया, और सीसीटीवी पर देखने लगती है कि करण क्या करता है। करण दोस्तों धूल झाड़ते हुए जैसे ही उस अलमीरा के पास जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और एक डोर का वो धूल साफ करने लगता है, देखता है वहाँ पे नोटों की गद्दी रखी हुई है। करण कुछ देर सोचता है, वो समझ जाता है कि यहाँ चाल चला जा रहा है उसको निकालने के लिए। दोस्तों वो एक पल भी लेट नहीं करता है और सीधा अपना व्हील चेयर से मैनेजर कमरे में जाता है और खुशी वर्मा को बोलता है कि मैम वहाँ ये नोटों की गद्दी पड़ी हुई थी, शायद कोई वहाँ भूल गया हो। अब खुशी वर्मा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, बोलती नहीं तुमने ये नोट चोरी की है और पकड़े जाने के भय से तुम ये नोट मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। दोस्तों काम से निकालने का दुख उसे नहीं था, करण को दुख था कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। दोस्तों उसकी हथेलियाँ मुट्ठी में बदल जाती है, गुस्सा उसके अंदर उफान भरने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, लेकिन अपने आप को लंबी लंबी सांस लेकर वो नियंत्रित करता है। वो जानता था कि यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, खुशी वर्मा जो चाहेगी वही होगा। फिर वो अपने आप को नियंत्रित करके बड़ा ही मधुर स्वर में बोलता है कि मैम ये आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे जैसे ही नोट दिखे मैं तुरंत बिना देर किए आपके पास आ गया। आपको यकीन ना हो तो आप सीसीटीवी में देख सकती है। अब दोस्तों मैनेजर खुशी ना चाहते हुए भी सीसीटीवी इंचार्ज को बुलाती है, उसे बोलती है देख के हमें रिपोर्ट बताओ। दोस्तों खुशी वर्मा अब ये मौका भी चूक जाती है, वो काफ़ी झुंझला जाती है और झुंझलाते हुए बोलती है ठीक है जाओ तुम अपना काम करो। करण अपना समूह लेकर काम पे लौट जाता है। उसे उम्मीद थी खुशी वर्मा उसके लिए एक सॉरी बोलेगी या कोई सहानुभूति की 2 वर्ड बोलेगी या उसे प्रोत्साहित करेगी कि तूने अच्छा ईमानदारी काम किया, लेकिन खुशी वर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब धीरे धीरे करण को समझ में आने लगा था कि खुशी वर्मा उसे कैसे न कैसे काम से निकालना चाहती है। दोस्तों करण अपने काम को लेकर और भी सजग हो गया था। दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं, तभी एकाएक खुशी वर्मा के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक हॉस्पिटल से था जो कि उसके ज्वेलरी शॉप से थोड़ा ही दूरी पे था। वहाँ से फ़ोन आता है कि खुशी वर्मा आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में भर्ती है, जितना जल्दी हो सके आप आइए। दोस्तों ये बात सुनकर खुशी थरथराने लगती है, कांपने लगती है। उसके हाथ उसकी उंगलियों की पकड़ फ़ोन पर बहुत मजबूत हो जाती है। अब बोलती है डॉक्टर मैम मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर मैम बोलती है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे खून बहुत सारा बह गया है, उसे ब्लड की आवश्यकता है। खुशी बोलती है ठीक है आप ब्लड की व्यवस्था करो, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर नहीं बोलती है वो साधारण ब्लड नहीं है, उसका ब्लड का ग्रुप ओ पॉजिटिव है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है और ये आपको ही व्यवस्था करना पड़ेगा। दोस्तों ये सुनते ही खुशी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो बदहवास हालत में अपने ऑफिस से निकलती है और दौड़ती हुई हॉस्पिटल की ओर चलती है। दोस्तों वहाँ के सारे स्टाफ इस मंजर को देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर क्या बात होगी, मैनेजर साहबा इतना बदहवास क्यों है। सब लोग क्यास लगाने लगते हैं, अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके पीछे जाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन करण को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और फटाफट करण अपना ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलता है और अपना 3 पहिया स्कूटर स्टार्ट करता है और मैनेजर साहिबा खुशी वर्मा के पीछे पीछे पहुंच जाता है हॉस्पिटल। वहाँ वो डॉक्टर से बात कर ही रही थी और डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड की व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगा। तभी करण बोलता है कि ब्लड का ग्रुप क्या है। डॉक्टर काफ़ी निराशा भरे शब्दों में बोलते हैं कि ओ पॉजिटिव, जो कि बहुत ही रेयर केस में मिलता है। करण बोलता है शायद आपको मालूम नहीं, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर
जो मैनेजर थी खुशी वर्मा, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे वो वाकया याद आने लगता है जो उसने करण के साथ की थी। करण को कभी उसने इंसान समझा ही नहीं था, उसे एक जानवर, एक जोकर समझती थी और अपने ज्वेलरी शॉप का एक बदनुमा धब्बा समझती थी। वो दोबारा से पूछती है, तुम आखिर खून कैसे दे सकते हो? करण बोलता है, क्योंकि मैं दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और डॉक्टर बिना देर किए करण को ले जाते हैं, उसका ब्लड लेते हैं और कुछ घंटों के इलाज के बाद वो लड़की खतरे से बाहर हो जाती है। डॉक्टर बाहर निकलते हैं और खुशी वर्मा को बोलते हैं कि मुबारक हो, आपकी बेटी खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा, आप उससे बात कर सकती हैं। अब खुशी वर्मा की आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो करण के बारे में पूछती है। डॉक्टर बोलते हैं, करण विकलांग पहले से है, उसके दोनों पैर कट चुके थे, वो काफ़ी कमज़ोर भी था, मैंने उसका ब्लड लिया है, वो बहुत कमजोरी फील कर रहा है, इसे उसे एक बेड पर आराम करने दिया गया है। दोस्तों खुशी उससे पूछकर करण से मिलने जाती है। करण आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी खुशी की आहट सुनकर वो आंखें खोलता है, वो खुशी की ओर देखने लगता है। खुशी बोलती है, करण मुझे माफ़ कर दो, मैंने हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें जानवर से भी बेकार समझा, तुम्हें तो इंसान मैंने समझा ही नहीं, और हर समय नई नई जुगत लगाती थी तुम्हें डांटने की, तुम्हें नौकरी से निकालने की, लेकिन तूने मेरे लिए ये सब किया। करण बोलता है, मैम मैं भी जब स्वस्थ था तो हर गेम में अव्वल था, हर काम नंबर 1 था, कॉलेज के हीरो था, लेकिन आज स्थिति मेरी ऐसी हो गई है कि मुझे अपने आप पर भी तरस आने लगा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार के आपके ज्वेलरी शॉप में अपने जीवन की शुरुआत करने गया था, लेकिन आपने मेरे साथ हर समय उल्टा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मैंने बुरा नहीं माना। कोई बात नहीं, इंसान कहाँ से कहाँ जाता है ये कोई नहीं जानता है, कब नीचे का बिंदु ऊपर, ऊपर का बिंदु नीचे आ जाएगा किसी को नहीं पता। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। और भी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, यथासंभव मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों करण दृढ़ शब्दों में ये बात बोलता है। खुशी को अपने ऊपर बहुत ही लज्जा महसूस हो रही थी। पहले तो वो करण को उसके घर पहुंचाती है, उसके बाद वो 2 दिन अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में रहती है। 2 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो अपनी बेटी को लेकर घर जाती है। दोस्तों 2 दिन के बाद करण भी काम पर लौट गया था, लेकिन वो मैनेजर खुशी वर्मा को वहाँ नहीं देखता है। वो अन्य स्टाफ से पूछता है तो बताते हैं कि वहाँ खुशी वर्मा ने यहाँ इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उसकी बेटी की देखभाल के लिए उसे एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए खुशी वर्मा अपनी बेटी की देखभाल कर रही है। करण को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है। करण जैसे तैसे अपना काम निपटाता है और शाम को घर जाता है। तभी दोस्तों उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर का कॉल आता है। जैसे ही उठाता है, बोलता है हेलो, उधर से खुशी वर्मा का आवाज़ सुनाई पड़ता है। बोलता है, करण तुम्हारे लिए मैं एक काम ढूंढ के रखी हूँ। करण बोलता है, मैडम आप कैसी हैं? खुशी बोलती है, करण मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि मैं एक नया ज्वेलरी शॉप खोल रही हूँ और मुझे अपनी बेटी की देखभाल करना है, इसलिए मैं ज्वेलरी शॉप पर टाइम नहीं दे पाऊंगी, और तुम्हें मैं ज्वेलरी शॉप की मैनेजर बनाती हूँ, तुम मेरे ज्वेलरी शॉप को अच्छे से संभाल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत है। दोस्तों ये सुनकर करण को अपने कानों में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो कहाँ अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, अपने काम को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, और कहाँ वो मैनेजर बन गया था। और थोड़े ही दिन में खुशी वर्मा एक ज्वेलरी शॉप खोलती है, वहाँ करण को मैनेजर नियुक्त कर देती है और अपनी बेटी की देखभाल में लग जाती है। करण काफ़ी ईमानदारी से काम करता है, उसकी ज्वेलरी शॉप बहुत नामदार हो जाता है, खूब चलने लगता है। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही दिल छू देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।